Good morning, class. Welcome to your online class, and hope you all are good and be positive in all aspects of your life, but be negative in some cases also. So let's start today's class, and we will continue today with NPE 1986. Yesterday we studied some points of NPE 1986, and we came to know that NPE was went through many modifications, and finally in 1992 it came back with more modifications and more points. So we studied yesterday many of them कि रूरल एरियाज़ के लिए भी उन्होंने काफ़ी कंसंट्रेट किया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस किया स्कूल लेवल पे, प्लस हायर एजुकेशन को भी उन्होंने ध्यान में रखा एंड प्लस नेशनलिज्म को भी उन्होंने ध्यान में रखा. राइट, सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक बट नेक्स्ट पॉइंट. राइट, तो नेक्स्ट पॉइंट इट सेज दैट द रूरल एरिया विद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जहाँ पे रूरल एरिया का कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है लोगों की, वहाँ की बात हो रही है. द रूरल एरिया विद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सर्विसेज विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ trained and educated youth unless rural urban disparities are reduced and determined measures are taken to promote diversifications and dispensal of employment opportunity. तो बेसिकली इनका कहने का मतलब है कि हमारा जो देश है वहाँ पे कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं जो बिल्कुल भी डेवलप नहीं हैं, तो उनको डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उनको डेवलप करने के लिए हमें रूरल और अर्बन को मिलाकर काम कराना होगा. ठीक है, क्योंकि जो रूरल एरियाज़ हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है या डेवलप नहीं है या फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं है, तो अगर फैसिलिटीज़ नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे जो सरकार के द्वारा जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं वहाँ तक नहीं पहुँच रही हैं. ठीक, या अगर बेसिकली हम बात करें एजुकेशन की तो वहाँ तक एजुकेशन नहीं पहुँच रही है, इसीलिए वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया के जो यूथ हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो एजुकेटेड नहीं हैं. तो जब किसी एरिया के लोग जब एजुकेटेड होंगे तो वो एरिया भी डेवलप होगा, तो ऐसे एरियाज को भी हमें फोकस में रखना है. ठीक, देन द नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट द ग्रोथ ऑफ आवर पॉपुलेशन नीड्स टू बी ब्रॉट डाउन. ग्रोथ ऑफ आवर पॉपुलेशन, पॉवर्टी जब हम लोग ने पढ़ा था तो आपको याद होगा कि उसमें एक मेन रीजन आपका पॉपुलेशन दिया गया था. ठीक, क्योंकि पॉपुलेशन इज द मेन रीजन ऑफ ऑल द of all the these kinds of problems which our nation is facing. It is whether it is regarding poverty, unemployment or anything you can say. ठीक है, सबके पीछे का जो मेन रीजन है वो है पॉपुलेशन का बढ़ना. ठीक, अब ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन को डाउन करना बहुत ज़रूरी है. Over the coming decades, the largest single factor that could help achieve this is the spread of literacy and education among women. अब यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी पॉइंट मतलब मुझे लग रहा है वो ये है कि why we should educate only women, why should we not educate man also, है ना. मतलब कि दोनों जेंडर को हमें एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है और उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि वो कितने मतलब किस स्तर तक अपनी फैमिली को बढ़ा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये बात कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है हमारे देश का उसको हमें कम करने की सबसे पहले ज़रूरत है. ठीक, और ये किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, लोगों को जागरूक करके. तो उन लोगों को जागरूक कौन करेगा, हमारा यूथ करेगा. किसके थ्रू करेगा, एजुकेशन के थ्रू करेगा. ठीक, और जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, उनको भी ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है, उनको भी अपने हेल्थ के बारे में जानने का अधिकार है.
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए, और ये सब किसके थ्रू हो सकता है? एजुकेशन के थ्रू हो सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि life in the coming decades is likely to bring new lensions. Sorry, it is written too small and I'm not able to read it clearly. Anyways, life in the coming decades is likely to bring tensions together with unprecedented opportunities. To enable the people to benefit in the new environment will require new designs of human resource development. The coming generation should have the ability to internalize new ideas constantly and creativity. They have to be imbued with a strong commitment to human values and to social justice. All this implies better education. तो इनका ये मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में जो ह्यूमन लाइफ बन के आएगी सामने, आने वाले समय में जो ह्यूमन लाइफ बन के आएगी सामने, वो टेंशन से भरी होगी, ठीक है, टेंशन से भरी होगी। और उस टेंशन को हटाने के लिए हमें एक नया एनवायरनमेंट बनाना होगा, और ऐसा एनवायरनमेंट जो जहाँ पे रिसोर्स डेवलपमेंट हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो। कल हम लोग ने एक पॉइंट पढ़ा था ना, जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी कम रहता है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या हो गया कि जो ह्यूमन मतलब यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत कम है। तो एम्प्लॉयमेंट रेट से हम क्या समझ रहे हैं? हम यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स समझ रहे हैं। रिसोर्स का मतलब किसी चीज़ जो मतलब कोई चीज़ जहाँ से हम लेते हैं, तो यहाँ से यानी कि जो हम ह्यूमन हैं वो क्या, वहाँ से हम लोग मतलब देश हमारा क्या लेता है? देश हमारा अर्निंग लेता है, ठीक। जितना ज़्यादा किसी देश के लोग काम करेंगे उतना ज़्यादा वहाँ का अर्निंग होगा। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आने वाला समय है, जिस तरीके से प्रेजेंट टाइम में जो परिस्थितियाँ हैं, ये सब बातें 1992 की हो रही हैं, इसको ध्यान रखिएगा, 1992 की हो रही हैं। तो उस वक्त जो कमेटी बनी थी उसने ये बात कही कि इस वक्त जो यहाँ का सिनेरियो है भारत का, वो सिनेरियो पूरा दर्शा रहा है कि आने वाले समय में यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगे। और उस टेंशन से उनको निकालने के लिए हमें हमारे आसपास एक नया एनवायरनमेंट बनाना होगा, ठीक है, एक नया एनवायरनमेंट बनाना होगा जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें एम्प्लॉय करना होगा, एम्प्लॉयमेंट उनको देना होगा, जिससे वो मेंटली थोड़ा सा सुकून में रहें, ठीक। जब मेंटली इंसान सुकून में रहेगा तो उसका काम करने में भी मन लगेगा, और जितना मन लगेगा उतना ही अर्निंग होगा, ठीक है। तो ये बात इन्होंने कही। फिर ये नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि बिसाइड्स अ वैरायटी ऑफ न्यू चैलेंजेस एंड सोशल नीड्स मेक इट इम्पेरेटिव for the government to formulate and implement a new education policy of the country. Nothing short of this will meet the situation. तो इन्होंने ये बात आखिरी में एक बात और कही कि जितनी भी बातें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करी हैं, ऊपर के जितने भी पॉइंट्स थे, उन बातों के बारे में कहा गया कि इन सबको अगर हम एक किनारे रख दें तो यहाँ पे बहुत इन सारे बातों के अलावा भी यहाँ पे अलग से चैलेंजेस आपके सोसाइटी में आएगा, जिसको हमें हैंडल करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली इनका ये कहने का मतलब है कि आपको आने वाले समय के लिए तैयार रहना ज़रूरी है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पार्ट 2 की, जो कि बता रहा है एसेंस के बारे में और जो एजुकेशन रोल प्ले करेगा उसके बारे में। तो पहला पॉइंट ये कहते हैं कि इन आवर नेशनल परसेप्शन एजुकेशन इज एसेंशियली फॉर ऑल।
दिस इज फंडामेंटल टू आर ऑल राउंड डेवलपमेंट मटीरियल एंड स्पिरिचुअल. तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि एजुकेशन बहुत मेन रोल प्ले करता है, चाहे वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का हो, मटीरियल डेवलपमेंट का हो, ओवरऑल डेवलपमेंट का हो, सोसाइटी डेवलपमेंट का हो, किसी भी डेवलपमेंट का हो. तो मेन अहम रोल जो प्ले करता है वो एजुकेशन प्ले करता है. फिर ये कहते हैं कि एजुकेशन हैज़ एन acculturating role. It refines sensitivities and perceptions that contribute to national cohesion, a scientific temper and independence of mind and spirit, the furthering the goals of socialism, secularism and democracy enshrined in our constitution. तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें गोल बताया गया है, यानी जो सोशलिज्म के बारे में बताया गया है, सेक्युलरिज्म के बारे में बताया गया है, डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है, ये कुछ सेंसिटिव गोल्स हैं हमारे जिनको हमें हमेशा मेंटेन करके रखना है. और इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जो एजुकेशन है वो अहम रोल प्ले करेगा, यानी वो बनेगा इसका बेस. ठीक, अगर किसी देश में भाईचारा बनाना है, किसी देश में लोगों के हित के बारे में बात करनी है, तो वहाँ पे ये सारी बातें तभी हो सकेंगी जब लोग वहाँ के शिक्षित होंगे. ठीक है. फिर नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं एजुकेशन डेवलप्स मैन पावर फॉर डिफरेंट levels of the economy. It is also substrate on which research and development flourish, being the ultimate guarantee of national self-reliance. अब रिसर्च का काम क्या होता है? रिसर्च का काम वही होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत स्टडी करें, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स पे स्टडी करें, आने वाले समय के हिसाब से वो किस तरीके से टैकल होगा एनवायरनमेंट में, उसको स्टडी करें. और कहीं ना कहीं इसको स्टडी करते करते लोग सॉल्यूशन भी अपने आप से ढूंढना शुरू कर देते हैं, और वो जो अपने आप से ढूंढना सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं, उस अपने आप से जो वर्क करते हैं उस मेहनत को हम कहते हैं सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता. ठीक है. तो एजुकेशन कहीं ना कहीं हमें आत्मनिर्भरता सिखाता है. ठीक है. और जो इकोनॉमी है उसको ऊपर उठाने में एजुकेशन मेन पार्ट प्ले करता है, यानी उसको फ्लरिश करने में एजुकेशन मेन पार्ट प्ले करता है. फिर ये कहते हैं कि इन सम एजुकेशन इज अ यूनिक इन्वेस्टमेंट. इन सम education is a unique investment in the present and the future. The cardinal principle is the key to the national policy of education. तो बेसिकली एजुकेशन सिर्फ लेने का काम ही नहीं होता है, एजुकेशन में हमें इन्वेस्टमेंट का भी काम करना होता है. इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया कि एजुकेशन, भाई इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया कि किसी काम को ऊपर उठाने के लिए अपना टाइम लगाना या अपना पैसा लगाना, यही इन्वेस्टमेंट हो गया, है ना. तो ये कह रहे हैं कि अगर कंक्लूजन हम देखें तो एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. अपने जो हो गया यानी जो पास्ट है उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो प्रेजेंट है और जो आने वाला फ्यूचर है उसको हम बदल सकते हैं एजुकेशन के थ्रू. ठीक. अब जैसे अगर मान लीजिए अगर हमारे पास्ट में टेक्नोलॉजी की शिक्षा ना दी गई होती, अगर ये हमें ना मालूम होता कि कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है या फ़ोन कैसे, एंड्रॉयड फ़ोन कैसे चलाए जाते हैं, तो आज के जो प्रेजेंट एरा है और जो पैंडेमिक टाइम चल रहा है उस टाइम में शायद ये जो आपकी शिक्षा बिना रुके आप तक पहुंच रही है वो ना पहुंच पाती. तो एजुकेशन इज़ एन इन्वेस्टमेंट फॉर प्रेजेंट टाइम ऑल्सो एंड फॉर द फ्यूचर टाइम ऑल्सो. राइट. Then the part third says about national system of education. First point कहता है third part का, the constitution embodies the principle of on which the national system of education is conceived of. यानी constitution हमें ये बताता है कि किस तरीके से education हमारा national system बना हुआ है. ठीक है. Then the next point is the concept of national system of education implies that up to a given level
All students, irrespective of caste, creed, location, or sex, have access to education of a comparable equality. To achieve this, the government will initiate appropriately funded programs, and elective measures will be taken in the direction of the common school system recommended in the 1968 policy. तो कॉमन स्कूल सिस्टम आपका कब आया? 1968 की पॉलिसी के साथ आया. ठीक. फिर ये कह रहे हैं कि नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की जो यहाँ पे बात हो रही है, यानी एजुकेशन का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे नेशन में, उसकी बात हो रही है. ये कह रहे हैं कि इस फील्ड को बढ़ाने के लिए हम अलग अलग फंडेड प्रोग्राम्स कर सकते हैं, यानी ऐसे प्रोग्राम्स हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें हमें पैसा देना पड़े, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या स्कूल है या कॉलेज है, अगर वो कोई ऐसा प्रोग्राम करवा रहा है जिसके थ्रू हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं शिक्षा के प्रति, तो हम उनको फंड भी करेंगे, यानी उनको हम पैसे भी देंगे. ठीक है. The national system of education envisages a common educational structure. The 10+2+3 structure has now been accepted in all parts of the country. Right? Regarding the further breakups of the first 10 years, efforts will be made to move towards an effective system comprising 5 years of primary education and 3 years of upper primary, followed by 2 years of the school. Right? Efforts will also be made to have the +2 stage accepted as a part of school education throughout the country. तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे जो बात कही गई है वो आपको समझाया है, बाइफरफिकेशन बताया है कि किस तरीके से हमने 10+2+3 को डिवाइड किया है. तो 5 साल आपका जाएगा प्राइमरी एजुकेशन पे, 3 साल आपका जाएगा अपर प्राइमरी, और 2 साल आपका हाई स्कूल की तरफ जाएगा. बाकी जो 2 साल बचेंगे वो आपका स्टेज 2 की तरफ जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से इन्होंने बांट रखा है, और ये स्ट्रक्चर अब मतलब पूरे देश में ये लागू हो गया था. फिर ये कहते हैं द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन विल बी बेस्ड ऑन अ नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क विच कंटेन्स अ कॉमन कोर अलॉन्ग द अदर कॉम्पोनेंट्स दैट आर फ्लेक्सिबल. बेसिकली यहाँ पे जो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बार बार यहाँ पे नाम लिया जा रहा है, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या हो गया कि जो एजुकेशन है वो पूरे देश में एक जैसी होगी. ठीक है. द कॉमन कोर विल इंक्लूड द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट. अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो करिकुलम बनेगा, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी. तो हिस्ट्री से रिलेटेड जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट हैं और जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके बारे में इन्वॉल्वमेंट होगा. कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बच्चों को नॉलेज दी जाएगी जिससे कि वो अपनी नेशनल आइडेंटिटी को पहचान सकें, अपने बारे में जान सकें, अपने अधिकारों के बारे में जान सकें, अपने देश के बारे में जान सकें. और इसी के साथ आप और भी सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे जैसे हेरिटेज के बारे में, कल्चर के बारे में, एंड डेमोक्रेसी के बारे में, सेक्युलरिज्म के बारे में. ये सारी चीज़ें आपका हिस्ट्री एंड सिविक्स कवर करेगा. तो ये था आपका पार्ट 3, और ये पूरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 था. अभी भी इसके कुछ पार्ट्स बाकी हैं जो कि हम अगली क्लासेस में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे. ठीक है. टिल देन, take care and revise all the points, all the notes which is given over here, and you will be solving some questions based on these points and based on today's lecture also. Okay class, thank you, and have a nice day.